अपने कंप्यूटर के सारे पैकेट्स को देख सकते हो जो कि आपके पास कंप्यूटर में आ रहे हैं या आपके पास ट्रांसमिट हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। उन सबको आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन का वो पैकेट हो, वो आपके पास यहाँ पर आ जाया करेगा। तो इसको हम चला के देखते हैं, तो क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा से रन करके देखते हैं इसको हम कि ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। तो जाऊँगा, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले आपसे पूछा कि आपने किस इंटरफेस पे कनेक्ट किया हुआ है इसको। तो हम ईथरनेट को चूज कर रहे हैं कि मेरे पास लैन का कनेक्शन है यहाँ पे। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड तो आप वाईफाई चूज कर रहे होगे, तो मैंने ईथरनेट चूज कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, अब देखो ये मेरे पास क्या आना शुरू हो गया, मेरे पास सारे पैकेट्स हैं जो कि रिसीव हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली अपडेट होते जा रहे हैं। तो आप देखो ये कहाँ सीरियल नंबर कैसे इनका इंक्रीज कर रहे हैं, 8000, 9000, अब 10,000 सीट हो गया। मतलब पैकेट्स बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको अगर मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो अब ये पैकेट्स मेरे पास अपडेट होना बंद हो गए हैं। अब जितने आ चुके हैं बस मैं उन्हीं को देख रहा हूँ यहाँ पे। जो नए पैकेट्स हैं उनको मैं यहाँ पे नहीं देख रहा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट पैकेट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, किस टाइम पे रिसीव हुआ है या ट्रांसमिट हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम अपना आईपी एड्रेस देखते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है, ताकि हम पहचान सकें कि हम रिसीव करें, ट्रांसमिट करें। जैसे हमारा आईपी एड्रेस है 1.135 वाला, 172 डॉट उसके आखिर में 135 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की बात करूं तो ये हमने ट्रांसमिट किया है, क्योंकि हमारा सोर्स में आईपी लिखा हुआ है। और मैं अगर इस पैकेट की बात करूं तो ये हमने रिसीव किया है, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन में हमारा आईपी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपने देखना है कि आपका आईपी एड्रेस कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं जरा इस पैकेट को देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब देख लो इस पैकेट के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो आज पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि ये ईथरनेट फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है, फिर आईपी लिखा हुआ आ रहा है, फिर टीसीपी लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि इसके नीचे कोई एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर होती है, वो चीज यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह का ये काम नहीं है। ये को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं सारे पैकेट्स को कुछ खास पर्पस के लिए। उसके बाद यहाँ पे जरा गौर करो, तो उसके बाद आपको क्लियर होगा कि मकसद क्या है इस पैकेट का। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोर्स पोर्ट क्या है मेरे पास 549 है यहाँ पे, और डेस्टिनेशन पोर्ट है 8080। अच्छा, इसको देख के अब आपको कुछ हिंट मिल रहा है कि ये पैकेट कहाँ जा रहे हैं, कुछ अंदाजा हो रहा है आपको देख के यहाँ पे। अगर आपने आईएसटी का नेटवर्क यूज किया हो तो वहां पर हम इस पोर्ट को काफी यूज करते हैं 8080 को। कोई बता सकते हैं क्या चीज है? सही 8080। जी जी। ये सर पोर्ट 80 बताया था आपने कि आईएसटी वाली पोर्ट जो है सर, या वेब पेज तो सर 80 का आपने बताया था कि वेब पेज किससे भी जी इनहेरिट जी। करेंगे तो उसकी पोर्ट 80 होगी। तो सर ये आईएसटी वाले वेब पेज के बारे में है ये। ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस अगर मैं खोलूँ यहाँ पे, तो जब वो आईएसटी की लैब वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पे काम हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप कनेक्शंस पे जाओ, यहाँ पे लिखा होता है लैन सेटिंग्स में जाओ, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी सर्वर, ये लिखा हुआ यूज ए प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन। और यहाँ पे देखो क्या एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे 192.168.0.5 और यहाँ पोर्ट क्या लिखे हुए 8080। तो बेसिकली क्या हुआ है, आईएसटी के अंदर एक ही कंप्यूटर है, उसका ये एड्रेस है 51 और पोर्ट उसकी 8080 है। इसके थ्रू हम सब लोगों को यहाँ पे लैन के ऊपर नेट मिल रहा है। तो वाईफाई का दूसरा हिसाब है, अगर आप कोई लैब यूज कर रहे हो, कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हो जो लैन से कनेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर बना हुआ है, इसका ये आईपी एड्रेस है, ये पोर्ट है। तो आपने जब भी नेट एक्सेस करना हो तो हम इसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके थ्रू हमारी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे वही आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपने जो पैकेट यहाँ पे भेजा है वो बेसिकली आप प्रॉक्सी सर्वर को भेज रहे हो, तो वो आगे पे फॉरवर्ड करेगा।
तो इसलिए हमें डेस्टिनेशन जो पोर्ट आ रही है यहाँ पे वो 8080 आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि पोर्ट 8080 पे रिस्पॉन्ड करेगा आपको। तो ये सारे का सारे जो पैकेट आपके पास यहाँ पे आया, ये एक तरह का आपके पास प्रॉक्सी सर्वर का पैकेट है यहाँ पे। अच्छा, इसको फिर मजीद देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो आपके पास नीचे यहाँ कुछ बाइट्स आ रहे हैं नजर आपको, कुछ हेक्स में नजर आ रहे हैं आपको, कुछ आपको एसकी कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये। अच्छा, ये सब चीजें क्या है? अब अगर मैं इनको मैं पावर पॉइंट पे ले जाऊँ यहाँ पे, ये पैकेट्स है। जी जी, ये एक्चुअल एक रॉ पैकेट इस तरह का होता है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सारा डेटा यहाँ पे आया हुआ है, ये एक पैकेट आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये एक इस तरह के पैकेट्स हमारे पास होते हैं रॉ फॉर्म में। तो ये जो पार्ट, सारा पार्ट आपके पास यहाँ से लेके नीचे तक, ये सारा आपके पास पैकेट है। और ये किस फॉर्मेट के अंदर है? इसके एस्की कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं यहाँ पे। और ये जो साइड है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या फर्क है इसके अंदर कि इसको वो क्या कह रहा है, वो हेक्स फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो सेम वही पैकेट है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है कि हर कैरेक्टर को उठा के वो हेक्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स को देख लो, तो इसका मतलब कि एक्स के अगेंस्ट उसने यहाँ पे ये वाले ये हेक्स कोड्स बना दिए यहाँ पे। दोस्तों, उसने हर एच की कैरेक्टर के अगेंस्ट यहाँ पे आपके पास हेक्स के कोड्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये आस्की फॉर्मेट में, ये आपके पास हेक्स फॉर्मेट में, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे रॉ फॉर्मेट में पूरा पैकेट पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जरा यहाँ पे मैं देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब अगर जरा ऊपर वाला पार्ट देखो आप, ये जो पार्ट आपके पास, ये जो ऊपर चार चीजें बनी हुई आ रही हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इसी पैकेट को इंटरप्रेट कर रहा है। यानी कि ये तो हमारा रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको हम कुछ समझ नहीं सकते कि क्या मतलब है इस चीज का। तो इस सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीसीपी वाला पार्ट देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ सोर्स पोर्ट 50049। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो उसने क्या किया, इसने देखो दो बाइट्स हैं, उनको हाईलाइट कर दिया है। ये देख सकते हो आप, C3 और 81। ये कह रहा है कि ये जो दो बाइट्स हैं ना, C3 और 81, इसके अंदर आपके सोर्स पोर्ट का नंबर पड़ा हुआ है। यानी कि सोर्स पोर्ट जो 50049 है, वो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है C3 और 81 में। अगर मैं डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाऊँ, तो वो कह रहा है कि ये 1F और 90 यहाँ पे पड़ा हुआ आपके पास। फिर अगर मैं सीक्वेंस नंबर पे जाऊँ, तो कह रहे हैं ये सीक्वेंस नंबर पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा, सीक्वेंस नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टीसीपी के अंदर क्या होता है कि आपने कोई पैकेट अगर ट्रांसमिट किया है, तो आप उनको कोई नंबर्स लगा रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हो, अगर आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ये आपने ट्रांसमिट करना है, तो आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट पैकेट भेजोगे, फिर सेकेंड पैकेट भेजोगे, फिर थर्ड पैकेट भेजोगे। तो हमें पता है कि पैकेट 1 पहले आना चाहिए रिसीविंग साइड पे। पहले पैकेट 1 को यहाँ पर इंसर्ट करो, उसके बाद पैकेट 2 उसके बाद आएगा, फिर पैकेट 3 बाद में आएगा। तो इन तीनों को मिला के आपके पास क्या बन जाएगी? फाइल बन जाएगी यहाँ पे। तो हमने इसी ऑर्डर को यहाँ पे रिजर्व रखना होता है कि 1 2 3। तो ये जो इनका नंबर्स है यहाँ पे, वो हम पैकेट के ऊपर लिख रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर्स। तो इसका फायदा ये है कि हो सकता है आपके पास ये जो रिसीविंग एंड पे पैकेट 3 पहले मिल रहा हो आपको, उसके बाद पैकेट 1 मिल रहा हो, उसके बाद पैकेट 2 मिल रहा हो। तो अब जितना मर्जी मिल रहा हो, हमने तो इनके 1 2 3 को देख के अरेंज करना है। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर। तो ये यहाँ पे ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। फिर इसके बाद आप देखते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AC के एक्नॉलेज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये जो पैकेट था आपका, वो जो दूसरे एंड ने भेजा हुआ है, इसको ये हमें रिसीव हो गया हुआ है। तो याद है हम कहते हैं कि टीसीपी के अंदर हम एक्नॉलेज करते हैं कि हर पैकेट हमें रिसीव हो गया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हो? एक्नॉलेज कर रहे हो कि हमें ये पैकेट रिसीव हो गया हुआ है। अच्छा, ये सारे पार्ट को हम कहते हैं हेड कहते हैं इसका। ये सारे हेडर्स में आएंगे। ये जो आखिर में लिखा हुआ टीसीपी पेलोड, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो वो ये सारा रीजन आपका हाईलाइट कर रहा है। तो कह रहा है कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके अंदर है जो कि हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। और ये देखो 1092 का आपके पास ये मैसेज है या पेलोड है। और इसके अलावा जो सारा पार्ट है वो आपके पास यहाँ पे क्या, वो आपके पास हेडर है इसका। तो ये बाकी ऊपर जो पार्ट है सारा वो हेडर, उसको हम हेडर कहेंगे। अच्छा, अब हम जरा जाते हैं आईपी को मैं क्लिक करता हूँ, तो कह रहा है कि आईपी का जो है पार्ट वो ये वाला है जो उसने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि हर लेयर एक अपना हेडर ऐड करती है। तो आईपी ने ये वाला पार्ट ऐड किया हुआ है जो ब्लू में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर अगर मैं ईथरनेट को क्लिक करता हूँ, तो उसने ये वाला पार्ट हाईलाइट कर दिया कि ईथरनेट यानी कि आपकी जो आपका जो डेटा लिंक लेयर है, उसने ये वाला पार्ट ऐड किया हुआ है।
तो इसका मतलब कि हर लेयर आपकी वो हेडर ऐड करती जा रही है। तो आपके डेटा लिंक ने ये हेडर ऐड किया, आपके आईपी लेयर ने ये वाला नेटवर्क लेयर ने ये वाला ऐड किया, फिर टीसीपी लेयर ने ये वाला हेडर ऐड किया, और बाकी जो बच गया वो आपका एक्चुअल पैकेट का मैसेज है। तो इस तरह से आपके ये पैकेट्स बन रहे हैं। तो आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपके कौन कौन से हेडर कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ईथरनेट के हेडर के अंदर देखो आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये आईपी एड्रेस है या कोई और चीज है, क्या देख के लग रहा है आपको यहाँ पे? जी, इसको देख के अंदाजा हो रहा है कि इस हेडर में क्या पड़ा हुआ है, किस तरह के कोड्स हैं यहाँ पे, सोर्स और डेस्टिनेशन के यहाँ पे, क्या आईपी एड्रेस है? नीचे तो हमें दिखा कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है आईपी एड्रेस है, लेकिन ऊपर क्या है यहाँ पे? सर थोड़ा सा जूम कर देंगे सर, नजर नहीं आ रहा ये एग्जैक्टली। अब नजर आया आपको? ये सॉफ्टवेयर जूम हो नहीं सकता ऐसे ज्यादा। सर बेहतर है सर पहले से, लेकिन दरअसल आपकी स्क्रीन सर हमारी स्क्रीन पे हाफ आती है, उसका जो रेशियो है ना सर, तो वो फिर बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं पावर पॉइंट में ले लेता हूँ। जी, अब नजर आ रहा है आपको? जी सर, अब बेहतरीन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा सोर्स का आईपी ये था और डेस्टिनेशन का आईपी ये कौन से लेयर का हेडर है? ये है नेटवर्क लेयर का हेडर। उसके नीचे कौन सी लेयर आ रही है? ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस पे हम आईपी एड्रेस की बात नहीं करेंगे, इस पे हम पोर्ट्स की बात करें कि सोर्स का पोर्ट ये, डेस्टिनेशन का पोर्ट ये। तो ये आपके पास आ गई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। तो नीचे क्या होगा, नीचे अगर कोई एप्लीकेशन होती है तो वो इन पोर्ट्स को यूज कर रही होती है, इन आईपी एड्रेस को यूज कर रही होती है जो ऊपर से हमें अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन जरा अगर ऊपर जाएं, हम इथरनेट की लेयर पे जाएं, यानी कि आप डेटा लिंक लेयर पे जाओ, तो वहां पे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। कोई गेस कर सकता है कि डेटा लिंक लेयर पे ये किस तरह की एड्रेसिंग यूज हुई है? यहाँ पे ना ये आईपी एड्रेस है, ना ये पोर्ट नंबर्स हैं, तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर पे क्या यूज होता है? तो अगर मैक आप, एड्रेस हो। जी जी एग्जैक्टली, ये मैक एड्रेस है। तो जो आपकी डेटा लिंक लेयर होगी बेसिकली मैक एड्रेसेस के साथ काम कर रही होती है। जो आईपी लेयर होगी, जो नेटवर्क लेयर होगी, वो आपका आईपी एड्रेस के साथ काम कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, वो पोर्ट नंबर्स के साथ काम कर रही होती है। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन होगी वो इन सब को यूज कर रही होगी, यानी कि आईपी और पोर्ट को यूज कर रही होगी। तो ये मैक एड्रेस है, ये नीचे छुपे हुए हैं जो हमें नॉर्मल नजर नहीं आते, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन ये हेडर का हिस्सा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है पैकेट के स्टार्ट में, ये बेसिकली आपका मैक एड्रेस पड़ा हुआ है यहाँ पे। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है, और फिर सोर्स का मैक एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है? अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो इसके आगे पड़ा हुआ है, ये आपकी सोर्स का मैक एड्रेस पड़ा हुआ है। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डेटा लिंक की लेयर है, उसने क्या किया, हेडर में क्या चीजें अटैच की हैं, उसने मैक एड्रेसेस अटैच कर दी हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीजें काम कर रही हैं। तो अगर इसी तरह का हम इस आईपी एड्रेस को लोकेट करना चाहें कि आईपी एड्रेस कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है इस पैकेट के अंदर, तो आप लोकेट कर सकते हो कि ये आईपी एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है इस पैकेट के अंदर। इसका इसका बड़ा आसान तरीका है, हम ऐसा करते हैं, हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं पहले, फिर इसको मैं लेके जाता हूँ प्रोग्रामिंग वाले मोड में। अब मैं इसको करता हूँ डेसिमल के मोड में, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 172 लिख लिया। अब मैं हेक्स में क्लिक करूंगा तो उसने कहा हेक्स में क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। अब जरा यहाँ पे सर्च करो, कहीं पे AC लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं? आपको कहीं नजर आ रहा है यहाँ पे कहीं AC का वर्ड कहीं लिखा हुआ आ रहा हो? सर सेकंड रो में लिखा हुआ है टेट्रा 0 के साथ साथ। जी जी, ये एक AC है। तो अब मैं 20 को कन्वर्ट करता हूँ हेक्स के अंदर, तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। डेसिमल में लिखता हूँ 20, उसको मैं हेक्स में करता हूँ तो आ गया 14। तो ये देखो इसके बाद 14 आ रहा है। इसका मतलब कि AC का मतलब था 172, 14 का मतलब है 20। इसी तरह अगर आप 106 को कन्वर्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, 6A बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 106 आपके पास 6A बन जाएगा। उसके बाद जो 135 है वो आपके पास 87 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि इस पार्ट के अंदर आपका आईपी एड्रेस पड़ा हुआ पैकेट का,
तो इस तरह से ये आपके हेडर के अंदर इस तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। इसी तरह आपका ये पोर्ट नंबर भी कहीं पड़ा होगा, डेस्टिनेशन नंबर भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो ये सारी की सारी आपके हेडर्स में जाती हैं। तो इसलिए ये हेडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आपकी कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर के बारे में बात हो रही होगी, तो सारी चीज़ें आपकी ये हेडर्स में पड़ी होती हैं। और फिर हमने कहा जो आपके पास जो एक्चुअल यहाँ पे फ्रेम होगा वो कहीं यहाँ से जाके बाकी जो नीचे पार्ट है सारे का सारा वो आपका एक्चुअल डेटा है, वो ऊपर सारे आपके पास हेडर्स जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि क्यों ना हम एक काम करें कि अगर हमको वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं तो फिर किस तरह के पैकेट्स बनते हैं वो हम देखना चाहते हैं। तो आपने लास्ट टाइम, अच्छा हम लोगों ने वेब सर्वर तो नहीं बनाया अभी तक कोई? अच्छा नहीं, वो हमने ए वालों के साथ किया हुआ, आपके साथ ही किया हुआ। अच्छा हम ऐसा करते हैं, अब मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसके अगेंस्ट मेरे पास किस तरह के पैकेट्स आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ उसको पैकेट्स को, और उसके बाद जाके मैं इस वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं कहीं लोकेट करता हूँ कि मैंने वेब पेज कहाँ पे एक्सेस किया है। तो इन पैकेट्स के अंदर कहीं पे मैंने वेब पेज को एक्सेस किया हुआ है। तो अब हमने इसके अंदर सर्च करना है। अच्छा मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा देता हूँ HTTP का। यहाँ पे मैं जब फिल्टर लगा के मुझे क्या कह रहा है, खाली HTTP के पैकेट्स दिखा रहा है। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन को जरा यहाँ पे देखो, तो ये क्या कह रहा है कि सोर्स क्या है 172.20.106.135 किसका IP एड्रेस है, किसी को याद है आप लोगों को? ये हमारा है, इसका कंप्यूटर का। जी जी एग्जैक्टली, हमारा अपना IP एड्रेस है। सेंड कर रहा है ना पैकेट। एग्जैक्टली, तो फर्स्ट पैकेट अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे तो देखो आपके पास ये चीज आ रही है। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने ये चीज कमांड लिख के सेंड की है, गेट http my.ist.edu.pk http 1.1 आगे स्लैश। तो याद आया कि ये कमांड हमने रन की थी दफा NC के ऊपर, तो हमने इसी तरह लिख के सेंड किया था। तो बेसिकली जब वो कर रहे थे, जब वो सॉफ्टवेयर रन कर रहे थे, हम एक्चुअली पैकेट्स बना के सेंड कर रहे थे। तो देखो पैकेट के अंदर देखो ये गेट आ रहा है, यहाँ पे आगे आपके पास वेबसाइट आ रही है, आगे यहाँ के पास http 1.1 आ रहा है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली वही प्रोटोकॉल है जो कि हम पढ़ते रहे पहले। फिर नीचे हमने क्या लिखे, होस्ट का नाम लिखा है जो कि हमने इसी तरह हमने किया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ किस तरह के पैरामीटर्स हैं। कुकीज आप यूज कर रहे हो तो आपकी ये कुकी जनरेट कर रहा है यहाँ पे, ये ASP सेशन वगैरह ID दिया हुआ है यहाँ पे। लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यूजर एजेंट बता रहा है कि मौजूदा सॉफ्टवेयर आप क्रोम यहाँ पे यूज कर रहे हो कि सफारी यूज कर रहे हो, सबसे कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे कि इन सब के साथ कंपैटिबल है ये। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया कैश कंट्रोल, लिखा हुआ नो कैश, मतलब कुछ भी यहाँ पे इसको कैश नहीं करना, आपने जरूरत नहीं तो कैश करने की, यानी इसकी टेम्परेरी कॉपी सेव ना करो। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट पैकेट यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइम रिस्पॉन्ड क्या किया आपको सर्वर ने। अब इस पैकेट में क्या सर्वर आपको सेंड कर रहा है। अब मैं जरा इसको ओपन करता हूँ तो आपके पास रिस्पॉन्स आ रही है, रिस्पॉन्स को 200 आया हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको परफेक्टली सही आपने यहाँ पे प्रोटोकॉल सही फॉलो किया। नीचे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और यहाँ पे आखिर में आपको कह रहा है कि आपका कनेक्शन कह रहा है कीप लाइव, यानी कि इसको डिस्कनेक्ट ना करना अभी। अच्छा मैं नीचे जाता हूँ तो आपको नजर क्या आएगा यहाँ पे, आप बता सकते हो ये क्या चीज मेरे पास यहाँ पे आ रही है नीचे। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या चीज आ रही है, बता सकता है कोई? ये वही HTML का कोड है ना जो कि हम सर लिखते रहे पहले। ये सर पेज का एग्जैक्टली इसी जो कोड पेज को तो में क्रोम ने रन डिस्प्ले करते है। हैं। एग्जैक्टली पेज का कोड यस है। सर। इसको अब मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ अभी कि कोड वाकई मैच करता कि नहीं करता। तो कि मैं क्रोम में जाता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक राइट क्लिक करके यहाँ पे देखता हूँ कि व्यू पेज सोर्स। जब मैं ये करता हूँ तो मेरे पास पेज का कोड यहाँ पे ओपन हो गया। अब जरा चेक करो क्या यही कोड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वायरशार्क के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख लो कि यही कोड आ रहा है एग्जैक्टली।
HTML पे हेड, फिर मेटा, फिर टाइटल, फिर आपके पास हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हो गया, फिर नीचे वही टेबल बना हुआ आ रहा है। तो एग्जैक्टली वही कोड यहाँ पे आपके पास आ रहा है जो कि क्रोम पे यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे वेब पेज को हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया कि ये वेब पेज का कोड आपने यहाँ पे रिसीव किया है। फिर क्रोम क्या करेगा, इस वेब पेज को रन कर लेगा। जब उसको रन करेगा तो आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। तो ये कोड को रन करने के बाद डिस्प्ले इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये प्रोटोकॉल का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब वो सिर्फ इस प्रोग्राम को रन कर रहा है क्रोम, और कुछ भी नहीं कर रहा। बस इसी के बाद दोबारा अगली लाइन पे आते हैं। अब देखो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो अब कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। अब लिखा हुआ है गेट my.ic.edu.pk images top.jpg। अच्छा, आपको बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? कि जब आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पे, सर वो जो टॉप हेडर इमेज है ना ऊपर जिसमें IST लिखा हुआ है, आई गेस वो वाली है। जी एग्जैक्टली, ये इमेज का कोड मांग रहा है कि इमेज की फाइल सेंड करो। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास ऊपर ब्लैंक बना हुआ आ रहा होगा। तो मैं देखने के लिए इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ खोलता हूँ ओपन इमेज न्यू टैब। तो देखो टॉप ही नाम है इसका, top.jpg। तो एग्जैक्टली ये वाली फाइल वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से। तो इस बार देखो सर्वर इसको क्या सेंड करता है। सर्वर ने यहाँ पे आपके पास, इस दफा आपने ये रिक्वेस्ट की है तो इसके जवाब में आपके पास यहाँ पे सारा बाइनरी डेटा आ रहा होगा। यानी कि जो आप यहाँ पे पिक्चर की जो फाइल्स होती हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। तो उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरह की पिक्चर्स हैं, तो वो नंबर्स नहीं है कि हम इनको देख के कुछ इंटरप्रेट कर सकें। तो ये एक तरह का इमेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप चेक भी करो तो देखो आपके पास इसका 555 इसकी लेंथ है। तो सारा ये आपके पास इमेज का डेटा आ रहा है यहाँ पे। फिर अगली कमांड को हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। अब आप navigation./back.jpg ये फाइल आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे ये वाली पिक्चर फाइल भी चाहिए साथ यहाँ पे। तो ये वाली फाइल कहाँ पे होगी, यहाँ पे कोई इमेज रह गया हुआ था। अब यहाँ पे कोई इसके बैकग्राउंड की बात कर रहा है कि जो बैकग्राउंड में जो इमेज बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसको वो कह रहा है कि नेविगेशन बैक। तो बैकग्राउंड वाला इमेज यहाँ पे मांग रहा है सर्वर से। तो इसके जवाब में सर्वर ने क्या किया, इसको बैकग्राउंड की इमेज की फाइल सेंड कर दी। तो वो आपको यहाँ पे रिसीव होगी। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे सर्वर के रिस्पॉन्स लिखे हुए यहाँ पे कि ओके ओके। तो दोनों पिक्चर फाइल्स के लिए आप उसने क्या किया, उसने कहा कि आपके पास ओके ओके का फाइल सेंड किया, कोड सेंड किया। तो जब उसने ओके किया उसके बाद नीचे क्या आ गया, सारे का सारा आपके पास इमेज का डेटा आ गया सारा यहाँ पे। तो ये आपके पास देखो JPEG कह रहा फॉर्मेट में है। उसका रॉ डेटा देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये सारा डेटा इसका रॉ, ये नीचे आपके पास सारे बाइट्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट पिक्चर के आ गए यहाँ पे। फिर नीचे देखो आपके पास सेकंड पिक्चर के भी आ गए हैं यहाँ पे, सारे बाइट्स यहाँ पे पड़े हुए इसके एंड पे। तो इस तरह से आपके पास दोनों पिक्चर्स आ गए। दोनों का कोड आपके पास क्या है, 200 ओके, यानी कि फाइल्स अवेलेबल हैं, वो हम सेंड कर रहे हैं आपको। तो दोनों फाइल्स आपके पास यहाँ पे आ गए। अच्छा, फिर अगली कमांड देखो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गेट मी, इस दफा कह रहे हो कि गेट my.ic.edu.pk favorite.icon.ico। अच्छा, अब सर इस वेब पेज को देखो, इसका कोई आइकॉन बना हुआ आता है यहाँ पे इस वेब पेज के लिए? सर रिपीट करें, क्या पूछ रहे हैं? सर इस पेज के लिए तो नहीं है। अगर मैं नॉर्मल IST की वेबसाइट ओपन करता हूँ, सपोज करो, तो देखना इसका यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ आएगा। ये देखो ये आइकॉन बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, IST का लोगो यहाँ पे आ रहा है टॉप के ऊपर। लेकिन क्या इस पेज के लिए कोई लोगो आता है यहाँ पे? नो सर। इसके लिए कोई लोगो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब क्रोम से आइकॉन मांगता है तो इस पेज का कोई आइकॉन है ही नहीं। तो इस बार हम देखते हैं कि आपके पास क्या एरर कोड क्या आता है आपके पास। तो आपने यहाँ पे गेट किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये favorite.icon.ico भेजो जो टॉप पे हम यूज करेंगे इसको डिस्प्ले करने के लिए। तो इसके जवाब में सर्वर ने क्या कहा है, सर्वर ने इसके जवाब में कहा है कि फाइल नॉट फाउंड। ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि 404 यानी कि नॉट फाउंड, यानी कि इस पेज के लिए कोई आइकॉन है ही नहीं मेरे पास, तो मैं आपको कुछ भी नहीं सेंड कर सकता। तो ये आपके पास यहाँ पे एरर आ गई सारी की सारी। तो नीचे इसने क्या किया, HTML का कोड सेंड कर दिया कि द फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। तो इसलिए वो यहाँ पे कोई आइकॉन दिखा ही नहीं सकता क्योंकि कोई आइकॉन की फाइल उसने सेंड ही नहीं की यहाँ पे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग
my.ist.edu.pk। अब सिर्फ गौर करो इसके ऊपर, ये आईपी एड्रेस तो कोई और है और यहाँ पे तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है। तो अब आप लोग जरा एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्या हो रहा है? 135 तो हमारा अपना आईपी एड्रेस है, लेकिन my.ist.edu.pk का आईपी एड्रेस तो कुछ और है, .72 है। तो इस पैकेट ट्रेसर में 72 तो नहीं आई, तो वहां पे तो 51 आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या चक्कर है, 51 क्यों आ रहा है यहाँ पे? जी कोई बड़ी सिंपल से इसका आंसर है, कोई बता सकते हैं? सर 51 तो आईपीएस प्रॉक्सी सर्वर की है ना, जो आपने पहले बताई थी। जी जी बिल्कुल। तो एक्चुअली प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होके सब चीजें हमें मिलती हैं, तो इसलिए वो बेसिकली तो प्रॉक्सी सर्वर को कनेक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 51 आ रहा है। ये इसकी बेसिक सी रीजन है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनेट नहीं होता लैन के ऊपर। तो आईएसटी का जो लैन है यहाँ पे, हालांकि ये पोर्ट 80 का काम है, लेकिन देखो यहाँ पोर्ट क्या लिखी हुई आ रही है आपके पास, पोर्ट 8080 लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब कि आपने जो वेबसाइट एक्सेस की है वो थ्रू प्रॉक्सी सर्वर की है, यानी कि आपने प्रॉक्सी सर्वर को कनेक्ट किया है और उसने आगे फॉरवर्ड किया आपके एक्चुअल वेब सर्वर को, तो इसलिए हम उसको प्रॉक्सी कहते हैं। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जब हम प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जब कनेक्ट करोगे वेब पेज को, तो उस वेब पेज के पास कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा होगा? सपोज करो कि ये आपका आईपी, ये वेब पेज पर हुआ है मेरे पास, ये वेब पेज है और मैं कहता हूँ कि इसका जो आईपी एड्रेस है हमारे पास, वो हमारे पास है यहाँ पे .72 है। मैं आखिरी पार्ट लिख रहा हूँ खाली यहाँ पे, .72 है इसका आईपी एड्रेस के पार्ट एंड पे। ठीक हो गए। जब यहाँ में एक प्रॉक्सी सर्वर है हमारे पास, उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.51 और फिर एक हमारा कंप्यूटर है अपना, इसका आईपी एड्रेस क्या हमारे का .135 है। तो बाकी पार्ट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आखिर में लिख रहा हूँ कि .135 है। अच्छा अब से चेक करो कि जब आपने इस सर्वर को कनेक्ट किया थ्रू प्रॉक्सी सर्वर, यानी कि आपने क्या किया, पहले आपने इसको फॉरवर्ड किया पैकेट और इसने आपके वेब पेज को फॉरवर्ड किया, क्योंकि आपने प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो वेब पेज के पास जो पैकेट जा रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, सोर्स का आईपी एड्रेस क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, .51 आ रहा होगा या .135 आ रहा होगा? जी .51 आ रहा होगा। तो अब आप बता सकते हो प्रॉक्सी सर्वर का नुकसान क्या है? सर मतलब कि जो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी किस डिवाइस से आई है, एग्जैक्टली, यानी कि आपने अपनी आईडी हाइड कर ली, तो आपने अपनी आईडी छुपा ली। तो आपने देखा है जब हम फेसबुक वगैरह ब्लॉक करती है गवर्नमेंट या यूट्यूब ब्लॉक करती है, तो हम प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं। उसका क्या मकसद होता है कि जो हमारे आईपीस के अगेंस्ट जो ब्लॉकिंग हुई हुई है वो बाकी आईपीस के अगेंस्ट नहीं हुई होती। तो जब वो आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो आप हर चीज को बाईपास कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर रहे होंगे, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू करोगे तो आपका आईपी हाइड भी हो गया और आपको एक्सेस भी मिल गया। तो जो भी इलीगल काम होते हैं आजकल वो सारे के सारे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके वो आईपी एड्रेस क्या होगा, वो आपका हाइड हो जाएगा। तो आपका आईपी एड्रेस खाली प्रॉक्सी सर्वर को पता है लेकिन वेब पेज को नहीं पता होगा। तो प्रॉक्सी सर्वर तो हो सकता है डेटाबेस मेंटेन ना कर रहा हो आईपीस का जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका कोई रिकॉर्ड ही ना हो कि आपने किसने कनेक्ट किया था वेब पेज के साथ। तो ये प्रॉक्सी सर्वर का यहाँ पे मॉडल काम करता है, जिसका फायदा क्या है कि एक ही कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो नेट कनेक्ट करने के लिए, तो आपने पैसे बचा लिए लेकिन आपने अपनी आईडी छुपा ली, तो ये एनोनिमस हो गया सारा कुछ यहाँ पे। तो हमारे पास पैकेट ट्रेसर के अंदर कहीं भी ओरिजिनल आईपीस यहाँ पे नहीं आ रही, करेक्ट आईपीस नहीं आ रही, बल्कि प्रॉक्सी सर्वर की आईपीस यहाँ पे नजर आ रही है आपको। अच्छा तो इसका मतलब कई दफा आपने नोट किया होगा, कई दफा आप अगर google.com ओपन करोगे तो आपके पास मे बी गूगल आपको कहे कि हमें कुछ वेरिफिकेशन करनी है कि आप जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि इस पिक्चर्स के अंदर 9 पिक्चर दे देगा आपको कि मैं ढूंढने की ब्रिज किस पिक्चर में और कार किस पिक्चर्स में। तो बड़ी हैरानी की बात होती है कि हमने google.com खोला तो आपसे क्यों पूछ रहे कि आइडेंटिफाई करें। ये हुआ आप लोगों के साथ कभी कोई सिंपल सी वेबसाइट ओपन करो तो आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा हो? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अपना आईपी एड्रेस उसके पास नहीं आ रहा होता। तो जब गूगल कहेगा मेरे पास तो इसका अपना आईपी एड्रेस नहीं आ रहा, मगर किसी प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस आ रहा है जो कि हवा की मेरे साथ कनेक्ट करता रहता है, फ्लड करता रहता है, मुझे ट्रैफिक जनरेट करता है, तो इसलिए कहते हैं नहीं मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है बंदा है भी कि नहीं। तो उस केस में वो क्या करेगा, आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा होगा।
तो इसलिए वो इस केस में जब आपने आईपी हाइड की हुई हो, आप प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट करो, तो काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं वो आपसे वेरिफिकेशन मांगती है। तो इसका मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके रास्ते में कोई प्रॉक्सी सर्वर पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो आपसे वेरिफिकेशन मांग रही है। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा होगा कि आपके पास कोई प्रॉक्सी सर्वर नहीं होगा, फिर भी आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा होगा कोई वेबसाइट, तो इसका क्या मतलब है? सर आईपी चेंज कर रहे हो आप, बार बार वीपीएन ऑन ऑफ कर रहे हो, तो उस वक्त भी करते हैं। जी जी, वीपीएन भी तो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर की टाइप ही है। तो वीपीएन को मैं कहता हूँ वो भी बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर ही है आपके पास। तो अगर वीपीएन यूज करोगे तब भी आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा बार बार, हर वेबसाइट ही मांग रही होगी, प्रॉक्सी सर्वर के केस में भी मांग रहा होगा। तो अगर कुछ भी आप यूज ना करो फिर भी कभी कभार ये वेरिफिकेशन मांग लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगर फिर भी कोई आपसे वेरिफिकेशन मांगे, इसका मतलब है कि आपका जो ब्राउजर है आपके पास क्रोम, उसके अंदर कोई ऐसी एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है आपके ब्राउजर के अंदर, जो एक्सटेंशन क्या कर रही है, जो कि कोई ना कोई प्रॉक्सी सर्वर लेकर आ रही है दरमियान में। तो कोई हिडन सॉफ्टवेयर या कोई हिडन एक्सटेंशन होगी आपके ब्राउजर के अंदर जो कि एक वीपीएन या प्रॉक्सी सर्वर का यूज करवा रही है। तो ये एक तरह का हिंट मिल रहा है आपको कि अगर वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है आपके पास, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉक्सी सर्वर से रीडायरेक्ट होकर चीजें आ रही हैं। तो ये आपको यहाँ से क्लू मिल रहा होगा इस चीज का। तो इस तरह से ये चीज काम करती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं डीएनएस। यहाँ पे डीएनएस पार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, डीएनएस का मतलब क्या है? डीएनएस का मतलब है कि सपोज करो कि हमने अगर google.com खोलना है, तो अब हमें पता है google.com तो कुछ भी नहीं है, असल में तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। यानी गूगल जो आईपी एड्रेस होगा उसके साथ में पोर्ट 80 को यूज करते हुए हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली तो ये होता है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम यूजर फ्रेंडली ये वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं google.com। तो ये यूजर फ्रेंडली यहाँ पे यूआरएल्स जो होती हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है आईपी एड्रेस की फॉर्म में। अगर हम नहीं करेंगे ट्रांसलेट तो फिर हम तो कनेक्ट नहीं कर सकते google.com के साथ। तो सपोज करो कि अगर आईएसटी का हमने पता करना है कि आईपी एड्रेस क्या है, तो हम क्या करेंगे, पिंग करेंगे। तो देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे आईएसटी के एड्रेस को यहाँ पे ट्रांसलेट किया है 172.20.11.72। उसने पहले फाइंड आउट किया कि इस सर्वर का आईपी एड्रेस है क्या, फिर उसने इस आईपी एड्रेस को नीचे यूज किया हुआ है हर जगह पे। तो इसका मतलब कि जब भी आपको कोई कनेक्शन करना हो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इस वर्ड्स को, यूआरएल को आपने क्या करना है, एक आईपी की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, ये काफी मुश्किल काम है, तो हम कैसे ट्रांसलेट करें? तो इसके लिए एक सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस कहते हैं इसको। डीएनएस का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा सर्वर बनाया हुआ है जिसके अंदर डेटाबेस सा बना हुआ है। तो हम अगर डीएनएस का डेटाबेस अगर देखना चाहें तो उसका डेटाबेस कैसा होगा, तो उसकी हम स्नैपशॉट एक देख लेते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है उसका डेटाबेस ऐसा हो कि इस पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा हो यहाँ पे कि ये ist.edu.pk है, और आगे उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा हो, फिर नीचे कोई और वेबसाइट यहाँ पे दी हुई हो और नीचे उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा हो। तो इस तरह का एक डेटाबेस सा बना होता है। तो इसको हम कहते हैं डीएनएस का डेटाबेस। तो अगर हमने सपोज करो आईएसटी को हमें ट्रांसलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस डेटाबेस को कांटेक्ट करेंगे, उसको हम भेजेंगे कि ist.edu.pk को ट्रांसलेट करो। तो फिर वो डेटाबेस में अपनी फाइल को सर्च करेगा, वो आपको ये आईपी एड्रेस निकाल के वापस सेंड करेगा। फिर हम इस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें वेब पेज मिलेगा। तो इसका मतलब कि डायरेक्टली आपको वेब पेज नहीं मिलता, आपने पहले क्या करना होता है, आप आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करते हो ट्रांसलेट करने के लिए। तो इनको हम कहते हैं डीएनएस सर्वर्स। तो सपोज करो हमने पता करना कि हमारे इस आईएसटी के नेटवर्क पे डीएनएस सर्वर कौन सा पड़ा हुआ है, तो हम क्या यहाँ कमांड लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ipconfig, आगे मैं लिखता हूँ स्लैश, आगे लिखता हूँ alt। जब मैंने ये लिखूंगा तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई आ रही है डीएनएस सर्वर्स। तो यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस दिए मैं आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 सर्वर्स हैं आईएसटी के, ये बेसिकली डीएनएस सर्वर्स हैं। अगर इन सर्वर्स को आप कांटेक्ट करोगे तो ये क्या करेंगे, ये आपकी वेबसाइट के एड्रेस को आईपी में ट्रांसलेट करके आपको वापस भेजा करेंगे। तो ये डीएनएस सर्वर का ये काम है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आईएसटी में बैठ के क्रोम में कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ
तो पहले क्या करेगा क्रोम, पहले वो हर दफ़ा इस डीएनएस सर्वर को कॉन्टेक्ट किया करेगा, इन .11.100 को कॉन्टेक्ट करेगा पहले, और इसको वो कहेगा कि मुझे बताओ कि इस google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो उसको वो google.com लिख कर वो पैकेट में सेंड करेगा, और फिर जवाब में इसके पास इस सर्वर से रिप्लाई आएगा, तो आपके पास गूगल का यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा जो कि लिखा हुआ 12.13.5.6। तो आपको वो वापस वो आईपी एड्रेस यहाँ पे सेंड कर रहा होगा। तो इनको हम कहते हैं डीएनएस सर्वर्स। तो डीएनएस सर्वर अगर ना हो तो क्या होगा कि आपका पे इंटरनेट चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो पे हर चीज़ का आईपी एड्रेस याद करना पड़ेगा, हमें तो हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस खुद से फाइंड करके लिख के रखना पड़ेगा अपने पास। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे डीएनएस सर्वर्स बने हुए हैं जो कि ये काम करते हैं, या वो मैनेज कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे। तो हमें अपने पास लिस्ट रखने की जरूरत नहीं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, वरना हमें डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखने पड़ेंगे हर दफ़ा, तो हम फिर वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। तो ये काम है जो डीएनएस सर्वर यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि अगर हम एक सेंट्रल डीएनएस सिस्टम बना दें, सपोज करो कि ये आपके पास इंटरनेट है पूरे का पूरा, और यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट चल रही है, गूगल चल रहा है आपके पास, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, या आपके पास IST की वेबसाइट चल रही है, यहाँ पे आपके पास HEC की चल रही है, और यहाँ पे आपके पास कोई और वेबसाइट चल रही है। अच्छा, सपोज करो कि अब अगर हम सेंट्रल एक डीएनएस सर्वर बना देते हैं, हम कहते हैं एक हमने डीएनएस सर्वर बना दिया है, तो फिर यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे दुनिया में वो सब क्या किया करेंगे, वो फर्स्ट टाइम इस डीएनएस सर्वर को कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वहाँ से उनको आईपी एड्रेस मिलेगा, तो उसके बाद फिर वो google.com से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने अगर गूगल से कनेक्ट करने पहले मैं डीएनएस से बात करूँगा, तो ये मुझे रिप्लाई करेगा आईपी एड्रेस गूगल का, फिर मैं उस आईपी एड्रेस से कॉन्टैक्ट करूँगा, तब जाके मुझे एक्चुअली वेब पेज मिलेगा यहाँ पे। तो अगर इंटरनेट के अंदर सिर्फ एक बड़ा सा डीएनएस सर्वर बना दें हम, तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, गेस कर सकते हो आप लोग? सर नुकसान ज़्यादा ट्रैफिक का होगा। जी, अगर हम कहते हैं 4 बिलियन अगर यूजर्स हैं नेट के, तो 4 बिलियन यूजर्स सारे इस डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे हर वक्त। तो ये डीएनएस सर्वर क्या होगा, इस पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी कि थोड़ी देर के बाद ये कोलैप्स कर जाया करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकता। दूसरा ये कि ये डीएनएस सर्वर जहाँ पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये डीएनएस सर्वर बंद हो जाएगा, तो पूरे इंटरनेट बंद हो जाया करेगा, यानी पूरा इंटरनेट आप एक्सेस ही नहीं कर सकते डीएनएस सर्वर का बंद हो गया। तो ये तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसको सेंट्रलाइज मत करो, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखो, यानी इसके छोटे ढेर सारे डीएनएस सर्वर बना लो, लेकिन एक डीएनएस सर्वर ना हो यहाँ पे। अगर एक होगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास। क्या प्रॉब्लम आएगी कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ फेलियर आया तो पूरा नेट बंद हो जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा आपके पास। फिर इसके साथ तीसरा मसला ये कि अगर एक सेंट्रल डेटाबेस होगा आपके पास डीएनएस का, और ये अगर यूएस पे पड़ा हुआ है, हम कहते हैं न्यूयॉर्क में सर्वर पड़ा हुआ है, तो जो न्यूयॉर्क में लोग बैठे होंगे यहाँ पे, अगर हम कहते हैं ब्रुकलिन में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो उसकी तो बहुत करीब है डीएनएस सर्वर, तो उसका जो टाइम होगा यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम वो कम होगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बैठ के एक्सेस करते हैं इसको, तो हमें तो बहुत लंबा पाथ पड़ेगा ये न्यूयॉर्क में, तो हमें कितने सेकंड्स के बाद रिप्लाई आया करेगा, तब हम जाके google.com से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या मसला क्या होगा इसका, कि इससे जो लोग दूर बैठे हुए हैं सर्वर से, उनकी ओवरऑल नेट की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, तो स्पीड उनकी सफ़र करेगी इसमें, जब वो करीब नहीं काफ़ी दूर है, फिर इसको मेनटेन करना काफ़ी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। फिर इसका अगला मसला क्या है कि इसकी आप कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते, कि अगर लोग ज़्यादा, अगर कोरोना आ जाता है फिर तो हर बंदा नेटफ्लिक्स खोल के बैठा होगा, हर बंदा ज़्यादा नेट एक्सेस कर रहे होंगे लोग, तो अगर उस वक्त अगर ट्रैफिक बढ़ जाती है तो फिर डीएनएस सर्वर तो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते। तो ये वजह कि हम एक सेंट्रल डीएनएस सर्वर नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क ऑफ डीएनएस सर्वर बना रहे होते हैं, यानी एक पूरा नेटवर्क होगा डीएनएस सर्वर्स का। तो एक आपका लोकल डीएनएस सर्वर पड़ा होगा यहाँ पे, फिर इसके आसपास एक और डीएनएस सर्वर होगा, फिर ये किसी और डीएनएस सर्वर से कनेक्टेड होगा, तो पूरा एक नेटवर्क सा बना होगा इनका डीएनएस सर्वर्स का यहाँ पे। तो कोई एक डीएनएस सर्वर नहीं, हर जगह पे ढेर सारे डीएनएस सर्वर्स हो सकते हैं। तो आपके करीब तरीन जो होगा वो आपका डीएनएस सर्वर होगा। अच्छा, सपोज घर पे वाईफाई वाला नेट यूज कर रहे हो पीटीसीएल का, तो इस केस में जो राउटर होता है आपके पास, वही राउटर आपका डीएनएस सर्वर भी होगा।
तो इसी राउटर के अंदर एक डीएनएस सर्वर भी रन कर रहा होता है। तो बाय डिफॉल्ट सारा काम वो आपका ये वाला राउटर भी कर रहा होगा, ट्रांसलेट ही आपका राउटर भी कर रहा होता है इस केस में। तो आपके तो बहुत करीब है ये डीएनएस सर्वर। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम्स देखने के लिए हम देखते हैं कि ये डीएनएस सर्वर का सिस्टम काम कैसे करता है। तो उनकी एक ये हायरार्की से बनती है इस तरह से। हायरार्की क्या है कि हम कहते हैं कि एक है मास्टर डीएनएस सर्वर्स, हो सकता है ये मेजॉरिटी यूएस में पड़े हुए हों। फिर उनके नीचे आते हैं हर तरह के डोमेन के डिफरेंट डीएनएस सर्वर्स होंगे। एक .com के डीएनएस सर्वर पड़ा होगा, एक .org वाला पड़ा होगा, एक .edu वाला पड़ा होगा, और एक .pk वाला पड़ा होगा। पाकिस्तान का .pk, जी यहाँ पे एक .pk वाला डीएनएस सर्वर पड़ा होगा। तो सपोज करो कि अगर मैंने ist.edu.pk करना है तो मैं क्या तरीका यूज कर सकता हूँ कि मैं पहले रूट के पास जाऊंगा तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा .pk के डीएनएस सर्वर के पास। फिर वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे आगे IST के डीएनएस सर्वर के पास फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, IST के डीएनएस सर्वर क्या होगा, IST वाले काफी सारी वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, जैसे IST की वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, IQ की कर रहे हैं, और 2-3 अपने पेजेस कर रहे हैं। तो इनके पास अपनी वेबसाइट्स का एक डेटाबेस यहाँ बना हुआ पड़ा होगा कि ये हमारी वेबसाइट्स हैं, उनका डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर उसमें से वो IP निकाल के वापस भेजा करेंगे, तो वापस वो घूम के उस यूजर के पास आ जा करेगी। तो एक इस तरह की एक हायरार्की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप गौर करते हैं तो बड़ा स्लो प्रोसेस है। अगर हर वक्त इतने सर्वर की चेन से गुजर के आपको जाना पड़े तो ये तो काफी सारे इसमें सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये तो बहुत लंबा रूट बनेगा हर दफा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए बचने के लिए वो क्या करेंगे, कैश को यूज करेंगे। तो अभी जो प्रोसीजर है आपका, अभी क्या प्रोसीजर है कि अगर आपने amazon.com से कनेक्ट करना है तो वो क्या करेंगे, पहले वो रूट के पास जाएगा, फिर रूट वाला .com के पास भेजेगा, फिर .com वाला Amazon के पास भेजेगा, तब आपको उसका IP एड्रेस वहां से मिलेगा, फिर वापस घूम के आपके पास वो वापस आया करेगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इस तरह से तो हम बार बार नहीं कर सकते कनेक्ट, ये तो एक्सट्रीमली स्लो काम होगा। तो इससे बचने के लिए तरीका क्या है, इससे बचने के लिए तरीका ये है कि आपके पास जो लोकल डीएनएस सर्वर होगा उसके पास एक कैश मेमोरी होगी यहाँ पे। तो उसने एक कैश मेमोरी रखी, मेंटेन की होगी अपनी। और यहाँ पे अगर IST की बात करें तो एक इसके पास परमानेंट पार्ट भी होगी, परमानेंट डेटाबेस भी यहाँ पे होगा। परमानेंट डेटाबेस में क्या होगा कि IST के जो अपने वेब पेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब कैश के बारे में जरा गौर करते हैं। सपोज करो कि मैं IST के नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ, IT लैब में बैठ के नेट यूज कर रहा हूँ। यहाँ बैठ के मैंने ओपन किया google.com। अच्छा, पहले क्या होगा, अब ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, यानी कि IST के डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। इसका IP एड्रेस हमने यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 11.100 है, एंड में इसके आते हैं। तो इसके पास ही जाएगा google.com का मुझे IP एड्रेस बताओ। अच्छा, अब ये सर्वर कहेगा कि google.com का IP एड्रेस मेरे पास अभी मुझे पता नहीं है कि मेरी कैश मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ। तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, फर्स्ट टाइम वो उसी तरह से घुमा फिरा के वो रूट के पास भेजेगा, फिर उसके बाद वो .com सर्वर के पास भेजेगा रिक्वेस्ट, वहाँ पे गूगल के डीएनएस सर्वर के पास जाएगा वो, फिर वहाँ से घूम के वापस डेटा यहाँ पे आएगा। जब एक दफ़ा ये आ जाएगा चीज़, आपको google.com का IP एड्रेस वापस आ जाएगा, तो क्या करेगा, वो कैश मेमोरी में लिख लेगा अपने पास कि google.com का IP एड्रेस ये है 1.2.3. जी। सर ये जो कैश होता है सर, ये कितनी देर के लिए रहता होता है? जी, ये 5-6 आवर्स के लिए रहेगा। तो हम कह देते हैं 5 आवर्स की लाइफ है। तो वो हर IP एड्रेस के साथ लिख रहा होगा, google.com के इसको IP एड्रेस मिल गया, आगे वो लिख लेगा कि मुझे टाइम कितने बजे मैंने रिसीव किया है, ये मैंने रिसीव किया 11:23 पे रिसीव किया। तो ये वैलिड होगा कब तक, ये हो जाएगा 4:23 तक ये वैलिड है, PM तक। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जब एक दफ़ा आपके पास यहाँ पे आ गया है तो आपको सेकंड बंदा भी कनेक्ट करता है इसके साथ दोबारा से, यूजर नंबर 2। तो इस बार क्या होगा, वो डीएनएस के पास जाएगा, वो यहीं से रीड करके उसको बता देगा कि नहीं, यहीं से रीड करके वापस भेज दो। तो इस बार बड़ा फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो होता है कि फर्स्ट टाइम जो ओपन करता है वेबसाइट, तो वो क्या करता है, उसको डिले मिलेगा एक दफ़ा, उसके बाद फिर लोकल डीएनएस सर्वर के पास कैश मेमोरी में चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर इसको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार नेक्स्ट टाइम फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। लेकिन जब 4-5 आवर्स पूरे हो जाएंगे तो क्या करेगा डीएनएस सर्वर,
वो फिर इस एंट्री को डिलीट कर देगा। वो कहेगा कि अब ये आईपी एड्रेस चेंज हो गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जब दोबारा google.com मांगोगे तो दोबारा से वही प्रोसीजर आपका फॉलो होगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद रूट के पास जाएगा, दोबारा से आपके पास नया आईपी एड्रेस आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ फॉलो होती है। अच्छा, अब एक आखिर में इसका एक डेमो देख लेते हैं यहाँ पे वायरस्टार के ऊपर कि यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ DNS का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ DNS। ठीक हो गया। अब देख लो आपके पास 2 पैकेट्स यहाँ पे आ गए। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ DNS क्वेरी। अच्छा, क्वेरी का वर्ड क्या होता है? जब भी आपने डेटाबेस से बात करनी हो, किसी भी डेटाबेस की हम अगर बात करें, कोई भी डेटाबेस की जब हम बात करेंगे, सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो चाहे ये SQL का हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हो, चाहे आपका कोई भी डेटाबेस हो, जब हम कहते हैं डेटाबेस को कि हमें इंफॉर्मेशन बताओ कि लाइन नंबर 5 पे क्या पड़ा हुआ है, या इस रिकॉर्ड नंबर के अगेंस्ट मुझे रिकॉर्ड फेच करके दो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरी सेंड करना। कि आपने क्या किया, आपने क्वेरी बना के भेजी डेटाबेस को, और जब आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है इसका, तो इसको हम कहते हैं कि ये सर्वर का, डेटाबेस का रिस्पॉन्स या रिप्लाई आया है आपके पास। तो ये 2 वर्ड्स होते हैं कि क्वेरी और इसके जवाब में रिस्पॉन्स या रिप्लाई या आंसर। तो ये वर्ड हम यूज करते हैं कि डेटाबेस ने फिर क्या चीज़ आपको सेंड की है। हम दोबारा आते हैं पैकेट्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड क्वेरी, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो इसका मतलब कि इसके अंदर आपने क्वेश्चन अपना सेंड किया है कि मुझे इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड करके बताओ। तो मैं क्लिक करता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि लिखा हुआ है कि ये जो नेम है, क्वेरी के अंदर जाओ, ये देखो क्वेरी का हिसाब, क्वेरी का एक सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे। क्वेरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, login.live.com, इसका मुझे आईपी एड्रेस सेंड करो। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है DNS सर्वर को यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, इसका आईपी एड्रेस आपको सेंड करेगा वापस। अच्छा, सेकंड चीज चेक करो, यहाँ पे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या लिखा हुआ है, 172.20.11.100। क्या यही आईपी एड्रेस नहीं था आपका DNS सर्वर का? यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यही आईपी एड्रेस था आपका। तो उसने आपके लोकल DNS सर्वर को फॉरवर्ड किया, IST के DNS सर्वर को, कि आपके पास ये वेबसाइट है login.live.com, इसको ट्रांसलेट करके मुझे वापस भेजो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लो, यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर क्या है। तो पोर्ट नंबर 53 होता है आपके पास DNS के लिए, तो ये फिक्स्ड पोर्ट है 53। तो 53 DNS के लिए काम करता है हमारे पास हमेशा से स्टार्ट में। अच्छा, ये आपने क्वेरी सेंड कर दी, आपने 100 को सेंड कर दी, फिर देखो 100 ने आपको रिप्लाई किया उसके बाद। ठीक है, अब ये आपका आईपी एड्रेस है 135 जो आपने रिसीव किया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टैंडर्ड क्वेरी का रिस्पॉन्स। तो इस बार ये क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, इसने आपको रिस्पॉन्स भेजी यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपको यहाँ पे आपको कोई आईपी एड्रेस वगैरह सर्च करके बताएगा, या आपको कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे वापस भेज रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो इसी को यहीं से लेके चलेंगे, तो हम देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या होता है। तो मीन टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो अपने पास। अगर आप जाओ इस वेबसाइट के ऊपर virus.org पे, तो आपके पास सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो 32 बिट या 64 बिट जो भी कंप्यूटर आपके पास, उसके हिसाब से डाउनलोड कर लो, वो अपने पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देख लो। तो कल हम मजीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इसके ऊपर, और DNS को एक्सप्लोर करेंगे इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, और बाकी प्रोटोकॉल्स भी आप देख सकते हो इसी तरह यहाँ पे। जी, किसी का क्वेश्चन रह गया तो आप बता दें। नो सर। सर हमें जस्ट आईपी चाहिए होता है कांटेक्ट करने के लिए। जी, आईपी एड्रेस तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए पोर्ट नंबर कौन सी जिस पे आपने काम करना है। क्योंकि आपको याद होगा कि 65535 डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं सर्वर के ऊपर। तो आपने किस एप्लीकेशन के साथ बात करनी है ना, तो पोर्ट नंबर हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए एक पोर्ट नंबर फिक्स्ड है 53, तो वो DNS के लिए। पोर्ट नंबर 80 जो है वो वेबसाइट के लिए। तो हर चीज़ की एक पोर्ट फिक्स्ड होगी आपके पास यहाँ पे। सर हर सर्वर पे फिक्स होती है?
जी जी, हर सर्विस की एक फिक्स्ड होगी, वेब के लिए अलग होगी, ईमेल के लिए डिफरेंट होगी, टीसीपी के लिए आके कहते हैं अभी जो हमने डीएनएस देखा है इसके लिए डिफरेंट है। तो हर एप्लीकेशन लेयर पे हर चीज की डिफरेंट एक पोर्ट होनी चाहिए। लेकिन जो नेटवर्क वाले लेयर को जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर जो एल्गोरिथम्स रन करते हैं उसको खाली आईपी चाहिए होता है नेटवर्क राउटिंग के लिए, लेकिन एप्लीकेशंस को पोर्ट नंबर चाहिए होती है, जो सॉफ्टवेयर जो आप रन करते हो। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कल से भी, कल इसी को मजीद एक्सप्लोर करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे इसके ऊपर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।